नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में अभी जो जंग देखने को मिल रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महागठबंधन में जल्द ही बिखराव होगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी। क्या लगता है सर कि अभी चुनाव आने में काफ़ी कुछ अभी समय है, क्योंकि महीना के लास्ट महीने में इसका चुनाव होने वाला है। उससे पहले जिस तरह से महागठबंधन में अभी जो लड़ाई छिड़ी हुई है मांझी और तेजस्वी यादव के बीच में, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए वंदना, एक परसेप्शन आम है जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, और जिस तरह की आप जो बात कर रही हैं कि लड़ाई छिड़ी हुई है, उससे ये लग जरूर रहा है, इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं कि महागठबंधन टूट जाएगा। जिस तरह से आप ही ने कवर किया तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उन्होंने एक तरह से औकात बता दी। ये कहा कि बार बार नाम नहीं लिया जीतन राम मांझी का, लेकिन ये कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी थी तभी तो उनके बेटे को एमएलसी बनाया था। संतोष सुमन जो हैं जीतन राम मांझी के बेटे हैं, और तमाम तरह की बातें कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 3 टिकट दिया था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को, उस बात को तो आप तेजस्वी यादव के इस बयान से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि तलखी कितनी है आरजेडी और जीतन राम मांझी के बीच में, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच में। और दूसरा, इस तेजस्वी यादव की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस सवाल का जवाब मिल गया है कि आखिर क्यों, जब जीतन राम मांझी इससे पहले भी महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते रहे हैं, और 31 दिसंबर 2019 का वक्त दिया था, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम की वो तारीख जाहिर है पार हो चुकी है, और अब एक बार फिर जब जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। और आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा है, उससे इस सवाल का जवाब भी मिल गया है कि क्यों कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि जीतन राम मांझी या आरजेडी के जो दूसरे सहयोगी हैं, उनकी इस डिमांड को आरजेडी मानने को तैयार अभी नहीं दिख रही है। अगर मानने को तैयार दिखती तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पर तेजस्वी यादव अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने संतोष सुमन को एमएलसी बनाने की बात रखी, और एक तरह से कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर हमला किया। तो टूट की ओर महागठबंधन बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह की स्थिति पहले भी आई है, जब बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में लगा कि महागठबंधन टूट जाएगा, टूट गया है। बिल्कुल आक्रामक हमले होने लगे आरजेडी की ओर से, जीतन राम मांझी की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से। लेकिन फिर बाद में चाहे सीए हो, एनआरसी हो या दूसरे मुद्दों को लेकर फिर दोनों में एकजुटता नज़र आने लगी, और ये दावा किया जाने लगा कि नहीं, महागठबंधन एकजुट है, हम बात कर रहे हैं, बैठकर बात होगी, सब कुछ होगा। फिर स्थिति पहले वाली आ गई है और लग रहा है कि महागठबंधन टूट जाएगा। तो कुछ भी कहना मुश्किल है। राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट की तरह कुछ भी हो सकता है। तस्वीर अभी साफ होने में वक्त लगेगा, हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। तो टूट जाएगा ये कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि टूट की ओर बढ़ रहा है। जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम है या जो मौजूदा स्थिति है महागठबंधन के अंदर खाने की, उससे कम से कम ये आकलन लगाना आसान है। जी, इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे अभिषेक जी। अभी 31 मार्च तक के अल्टीमेटम जीतन राम मांझी जी दिए थे तेजस्वी यादव को कि अगर 31 मार्च तक के अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं पार्टी को, तो वो पार्टी से हट सकते हैं। और उनका साथ देने के लिए रालोसपा से उपेंद्र कुशवाहा थे, वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी थे। लेकिन अब तो इस मझधार में जीतन राम मांझी अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग साइड देख लिए, मुकेश सहनी अलग देख लिए, लेकिन इसमें अकेले अब जीतन राम मांझी फंस गए। क्या इस खेल को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, पहले भी उपेंद्र कुशवाहा का जो स्टैंड रहा है वो बड़ा अलग रहा है। हालांकि कई मौक़ों पर, हाल में जीतन राम मांझी के आवास पर, आप ही ने उसको भी कवर किया था, जीतन राम मांझी के आवास पर मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग हुई थी। तीनों नेता एक साथ बैठे थे, और जाहिर है ये तीनों नेता महागठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से मुकेश सहनी, कई मौक़ों पर आपने देखा होगा, कई बयान सुने होंगे आपने जीतन राम मांझी के और मुकेश सहनी के, खुलकर हमले कर देते हैं आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर नसीहत दे देते हैं। जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम है, जो मौजूदा स्थिति है, अभी भी स्थिति वही है। जो जीतन राम मांझी है या फिर उनकी पार्टी है, कई बड़े हमले कर चुकी है आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर। ये सवाल पूछ चुकी है कि एडी सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार क्यों बनाया। तो
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी खुलकर हमले करती रही है, लेकिन रालोसपा या फिर रालोसपा के जो सुप्रीमो हैं उतने आक्रामक नहीं रहे हैं। अभी आपने रालोसपा प्रवक्ता अभिषेक झा का इंटरव्यू लिया, उसको मैंने सुना, बिल्कुल सधा हुआ जवाब दे रहे थे आपके सवालों पर। ऐसा लग रहा था जैसे ना तो वो तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे हों, ना जीतन राम मांझी के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे हों। और जाहिर है जब ये स्थिति है तो आपने पूछा कि क्या तस्वीर है या फिर रालोसपा की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, तो ऐसा लगता है अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो रालोसपा कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। ऐसा लगता है तय नहीं कर पा रही है किसके साथ खड़े रहना है, तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहना है कि जीतन राम मांझी के साथ खड़े रहना है। अगर दो गुट हो गए हैं महागठबंधन में तो रालोसपा में कन्फ्यूजन की स्थिति है। हाल मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी आक्रामक हैं, ये आक्रामकता कितनी देर बनी रहेगी ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि बहुत विकल्प नहीं है। ना तो जीतन राम मांझी के पास है, ना ही उपेंद्र कुशवाहा के पास है। बिहार में आप इसको ऐसे समझिए, बिहार में दो राजनीतिक खेमे हैं। पहला राजनीतिक खेमा है एनडीए, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी है, जेडीयू है, बीजेपी है, और दूसरा राजनीतिक खेमा है महागठबंधन जो विपक्षी खेमा है, उसमें रालोसपा है, अब तक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस है, और प्रमुख विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, शिक्षा सुधार को लेकर बात करते रहे हैं, और एनडीए में थे वो उसको छोड़कर आ गए। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी राजनीतिक खेमे को छोड़कर आ जाए तो उसमें नहीं जा सकता, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि जेडीयू का विकल्प उनके पास नहीं है। जो उनके तेवर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, उससे ऐसी समझ आती है, और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास बहुत विकल्प नहीं है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जीतन राम मांझी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। जेडीयू ये दावा कर रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि ये निजी मुलाकात थी और महाकार में कुछ विकास के काम हैं उसको लेकर बातचीत हुई है, लेकिन जेडीयू ने ये दावा कर दिया। पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच क्या मुलाकात हुई है उस बंद कमरे में मैं नहीं था, लेकिन जाहिर है सियासी मुलाकात हुई है और बड़ा धमाका होने वाला है। तो क्या बड़ा धमाका होने वाला है वो देखना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत आक्रामक होने की गुंजाइश नहीं है। जीतन राम मांझी पाला बदल लेंगे ये कहना जल्दबाजी होगी, एनडीए में चले जाएंगे ये कहना जल्दबाजी होगी। उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, या फिर जीतन राम मांझी फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे, एनडीए के साथ चले जाएंगे, ऐसा कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी और जो वीआईपी पार्टी है वो ये संकेत देती रही है कि हम किसी ऐसे, हम साफ तौर पर कहा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कि हम आरजेडी के रवैये से आहत हैं और हम किसी ऐसे गठबंधन के बारे में विचार कर रहे हैं जिसमें सभी सहयोगियों का सम्मान हो। तो ऐसे में वो कोशिश दिखाई देती है जो पप्पू यादव कर रहे हैं कि एक तीसरा राजनीतिक मोर्चा बनाया जाए। पप्पू यादव और आरजेडी के बीच जो 36 का आंकड़ा है आप जानती हैं, और तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर रहते हैं। तो पप्पू यादव की भी नज़र है महागठबंधन की इस कलह पर। तो एक नया राजनीतिक मोर्चा बन सकता है, ऐसी गुंजाइश नज़र आती है। लेकिन फिलहाल ये गुंजाइश थोड़ी कम नज़र आती है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में चले जाएंगे। कोई तीसरा रास्ता हो सकता है, कोई तीसरा मोर्चा हो सकता है, उसकी गुंजाइश ज़्यादा नज़र आती है मुझे। जी, इस हम एक और आज जैसे इन सब बातों जैसे सुर्खियों में बनी रही, तो हमने जब जेडीयू से पूछा, बीजेपी से पूछा, वो लोग एक जेडीयू भी अलग जवाब दी और बीजेपी ने भी अलग जवाब दी। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी बहुत बड़ा ये है, उसका अस्तित्व है, और एक तरफ जेडीयू कह रहा है कि अस्तित्व ही नहीं है आरजेडी का। और किस हक से जीतन राम मांझी ये सवाल को कर रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का तो खुद का अस्तित्व नहीं है। वो आखिर कौन सा ऐसा किए हैं, ना वो कहीं से सीट जीते हैं, अपना जहां से सीट जीते थे वो भी सीट हार गए। तो इस दोनों की बात से ऐसा लग रहा है कि कहीं बीजेपी और जेडीयू मिलकर के तो ये चीज नहीं खेल को खेल रहे हैं। नहीं, देखिए सवाल है राजनीतिक हैसियत का। एक हैसियत जो दल हैं, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, या फिर जीतन राम मांझी
एक हैसियत जिन्होंने, जिसका आकलन उन्होंने स्वयं कर लिया है कि हमारी ये राजनीतिक हैसियत है, और एक राजनीतिक हैसियत है जिसका आकलन आरजेडी कर रही है कि नहीं आपकी ये राजनीतिक हैसियत है। तो जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक हैसियत के आकलन के हिसाब से सीटें मांग रहे हैं, आरजेडी के साथ डिमांड कर रहे हैं, और आरजेडी कह रही है कि हमने आपको पहले भी मौका दिया है, जैसे आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि लोकसभा में आपको 3 सीटें दी थी। तो आरजेडी ने अपने सहयोगियों की राजनीतिक हैसियत का आकलन अपने हिसाब से किया है। आरजेडी चाहती है कि हमारे हिसाब से आपकी जो राजनीतिक हैसियत है, कांग्रेस को भी उन्होंने वही चीज दिखाया राज्यसभा सीट को लेकर के। मतलब यही है कि हम, आरजेडी कह रही है, आरजेडी चाह रही है कि हमने आपकी राजनीतिक हैसियत का आकलन जिस हिसाब से किया है, हम आपको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। जीतन राम मांझी या फिर महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी जो राजनीतिक हैसियत है वो, जीतन राम मांझी बिहार में बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जाहिर है, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल उनको महागठबंधन में सम्मान मिले, उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलता रहा है या जिसकी शिकायत उनको रही है वो न हो। जीतन राम मांझी खुलकर कह चुके हैं कि जब लालू यादव को मदद की ज़रूरत थी, महागठबंधन को मदद की ज़रूरत थी आरजेडी की, तो मैं आया था, उपचुनाव में मदद की थी, तो हमको उसका इनाम मिलना चाहिए, उसका सम्मान रखा जाना चाहिए उस मदद का। लेकिन वो हो नहीं रहा है, बकौल जीतन राम मांझी आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी नाराज है राज्यसभा सीट को लेकर। कांग्रेस के अंदर खाने से भी ये आवाज़ लगातार उठती रही है कि अब आप आरजेडी का पिछलग्गू कब तक बने रहेंगे, आरजेडी का पिछलग्गू मत बनिए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच की दोस्ती पुरानी है, वो ऐसा लगता है रहेगी, जो मेरी समझ है, जो अब तक लग रहा है। हालांकि दोनों दलों के बीच तल्खी हाल के दिनों में बढ़ी रही है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव को लेकर हो या फिर लगातार आने वाले बयान हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महागठबंधन टूटता नज़र जरूर आ रहा है, लेकिन टूटेगा ऐसा कह देना जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं महागठबंधन को लेकर। दरअसल बिहार की राजनीति में बहुत कुछ दिलचस्प हो रहा है, और ये राजनीति की रवायत है, परंपरा है कि जब चुनाव नज़दीक आता है या चुनावी साल होता है तो तल्खी बढ़ती है, बहुत सारी चीजें खुल के भी सामने आती है, सियासी गहमा-गहमी बढ़ जाती है, और बयानों की बाढ़ सी आ जाती है, बहुत आक्रामक हो जाते हैं नेता, संभावनाएं तलाशते हैं। लेकिन हर बयान का मतलब, हर झगड़े का मतलब ये निकाला जाना कि दोस्ती टूट जाएगी, वो उसका साथ छोड़ देगा, ये थोड़ी जल्दबाजी है। तो ये कह देना कि महागठबंधन टूट रहा है, ये ठीक नहीं है। और आप देख रही हैं बिहार की राजनीति में बड़ा दिलचस्प चीज़ हो रहा है। सिर्फ महागठबंधन के अंदर खाने नहीं, हाल के दिनों में जो कुछ हुआ, जेडीयू बीजेपी के सहयोगी हैं चिराग पासवान, वो लगातार सीएम नीतीश कुमार को सधे शब्दों में कह सकते हैं हमला करते रहे, आईना दिखाते रहे। जिस नियोजित शिक्षक के बारे में चिराग पासवान माफ़ कीजिएगा, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इनको समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जा सकता, ये मांग ठीक नहीं है, उसी नियोजित शिक्षक के मांग के साथ खड़े रहे चिराग पासवान, और उन्होंने कहा कि हम इनकी समस्या को विजन डॉक्यूमेंट में रखेंगे। पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर चिराग पासवान के साथ भी वो खड़े नजर आए, सवाल उठाते रहे हैं। तो झगड़ा सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, झगड़ा एनडीए के अंदर भी है, और एनडीए के अंदर भी कलह तेज होती रही है। हालांकि चिराग पासवान ने बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, नीतीश कुमार की तारीफ की। तो दोनों ओर से जो कुछ भी हो रहा है वो बिहार की राजनीति को और दिलचस्प बना रहा है, और कहीं ना कहीं ये यकीन पैदा कर रहा है कि राजनीति अपने रवायत के हिसाब से ही काम कर रही है, परंपरा के हिसाब से ही काम कर रही है, और सियासी गहमा गहमी इसी तरह की होती है चुनावी वर्ष में, चुनाव से पहले, और वो आक्रामकता दिख रही है। हालांकि बीच में एक किरदार कोरोना भी है जिसने सियासी गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा रोक दी, चिराग पासवान की रैली ख़त्म हो गई, रैली रद्द हो गई, टाल दी गई। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट यात्रा पर थे, तो वो हो गया। तो सियासी गहमा गहमी तो है, लेकिन राजनीतिक सक्रियता पर ब्रेक लग गया है, राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है, और यही है, तमाम तरह के कयास हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। जी, मेरा दूसरा सवाल है कि क्या लगता है कि जिस तरह से भी महागठबंधन में इस तरीके की बातें चल रही है और जंग जो छिड़ी हुई है, उससे आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? अगर जीतन राम मांझी अलग रास्ता देख लेते हैं, और अगर जीतन राम मांझी पे ये अड़चनें आएंगी तो रालोसपा
के हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन पर भी आ सकती है ये चीज मुकेश सहनी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कभी बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनाई ही नहीं। तो क्या लगता है कि इससे आरजेडी को कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, आरजेडी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि बहुत फायदा आरजेडी का साथ छोड़ने से जीतन राम मांझी को होने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा को होने वाला है, या फिर मुकेश सहनी को होने वाला है, ऐसा दिखता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, वो हार गए हैं, और कई हालांकि आरजेडी भी एक भी सीट नहीं जीत पाई 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उपचुनाव में आप जानती हैं आरजेडी ने विधानसभा की सीटें जीती। तो जाहिर है आरजेडी का हौसला बुलंद है, और आरजेडी को ये लगता है कि हमारी साख जो है बिहार की सियासत में कायम है, लेकिन हम अपने सहयोगियों को अगर ज़्यादा सीट देते हैं तो वो विफल रहे हैं। और तमाम तरह की जो बातें हैं जो हम और आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वो है। तो आरजेडी अपने सहयोगियों की डिमांड को बहुत पूरा करने की मूड में नहीं है, बहुत ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। आरजेडी का लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, और सहयोगियों की डिमांड को दरकिनार किया जा रहा है, बहुत भाव नहीं दे रहे हैं सहयोगियों को तेजस्वी यादव। तो बहुत फायदा होगा, बहुत नुकसान होगा, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आरजेडी की लड़ाई एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन से है, जेडीयू से है, बीजेपी से है, लोजपा से है, एनडीए से है, और जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी जंग छिड़ी हुई है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी है, आप जानती हैं। नीतीश कुमार 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं तकरीबन। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर प्रमुख सत्ताधारी पार्टी जेडीयू है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटें उन्होंने जीती हैं। 17 में से 16 सीटें लोकसभा की जीती हैं। तो आरजेडी खाता भी नहीं खोल पाई है। तो उस हिसाब से तो जेडीयू बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी 17 सीटें जीती हैं 17 में से। तो फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आरजेडी का साथ छोड़कर बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है, या फिर एनडीए के साथ जाकर एनडीए में बहुत उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी, यह भी थोड़ा कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन बिहार अगर ये स्थिति है तो बिहार एक तीसरे राजनीतिक गठबंधन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें पप्पू यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं। और अगर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, जीतन राम मांझी और जो दूसरे नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा एक हुए, तो इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, तो आपने सीट की बात छेड़ी से जी, तो उसी विषय पे हम आते हैं। सीट को लेकर के तो चाहे वो एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की हो, तो सीट को लेकर तो दोनों में ही दूरियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेडीयू एक तरफ दावा करेगी कि हमको इतना सीट चाहिए, बीजेपी भी दावा करेगी कि हमें इतना सीट चाहिए, आरजेडी के अंदर खाने में भी बात छिड़ेगी, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है। नहीं, देखिए, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी जीतन राम मांझी का आज बयान आया कि उनको भी सीट से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो बात हो रही है नेतृत्व की। तो हम आपसे सीट को लेकर के भी सवाल पूछे हैं, और दूसरा मेरी सवाल है कि जीतन राम मांझी ने ये जवाब क्लियर कट कर दिया है कि अगर हम आरजेडी से अलग होते हैं तो वो कन्हैया कुमार के साथ एक अलग मतलब ये वही बात गठबंधन बना सकते हैं। मैंने अंतिम में कहा। देखिए, सीटों की जहाँ तक बात है, जब चुनाव आता है, किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होता है, तो जाहिर है सीटों को लेकर माथापच्ची होती है, सीटों को लेकर तनातनी भी होती है। और हमने ये लगातार देखा है, जितने चुनाव आपने देखे हैं संभवतः उस चुनाव में हुआ है। अगर बस थोड़ा सा ही पीछे जाना चाहें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि किस तरीके से लंबे वक्त तक कयास लगते रहे कि बीजेपी जेडीयू को कितनी सीटें देंगी, एलजेपी को कितनी सीटें देंगी। तब भी चिराग पासवान के तेवर गर्म थे, सीट शेयरिंग में देर हो रही थी। तो इस तरह का झगड़ा देखने को मिलता रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बवाल रहा है, झगड़ा रहा है। तो सीटों को लेकर झगड़ा होता है और सीटों को लेकर तनातनी होती है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि कन्हैया कुमार के साथ जा सकते हैं जीतन राम मांझी, और क्या
तो जाहिर है कन्हैया कुमार बिल्कुल एक्टिव हैं बिहार की सियासत में, और CAA NRC NPR को लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी आ रही है और कन्हैया कुमार भारी पड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, ये किरदार और हैं। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर मदद कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक खेमे की मदद नहीं करूंगा, हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं जो कांग्रेस है या फिर दूसरे दल हैं, पप्पू यादव हैं या उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो अगर ये लोग साथ आते हैं, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की एक अलग गुलबंदी होती है, एक अलग तीसरा मोर्चा बनता है, तो जाहिर है नुकसान होगा RJD के लिए और अच्छी बात नहीं होगी, बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इस गोलबंदी का फ़ायदा इस अलग मोर्चे में जो लोग होंगे उनको फ़ायदा होगा, उनको मिल सकता है, या फिर महागठबंधन अगर बिखरेगा, 2 टुकड़ों में बटेगा, विपक्ष बिहार में अगर विपक्ष 2 टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव विपक्षी पार्टी का हिस्सा हैं, कन्हैया कुमार की जो CPI है वो विपक्षी पार्टी का हिस्सा है, तो अगर विपक्ष 2 टुकड़ों में बटा तो ज़्यादा फायदा तो NDA को होगा बिहार विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर बात यही है। जी, हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे अभी जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये इन लोग जो पार्टी के दल हैं, हिस्सा हैं, ये किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि NDA में अभी जिस तरह का अभी चल रहा है, वो NDA में भी एक तरह से घमासान चल रहा है, तो आप इन लोगों को किस ओर जाते देख रहे हैं? देखिए वरना तस्वीर आप जवाब आपने खुद ही दे दिया है इससे पहले के सवाल में, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अगर सवाल आपका ये है कि जो महागठबंधन का झगड़ा चल रहा है तो इस हिसाब से बिहार की सियासत किस ओर जाती दिखाई दे रही है, तो जवाब यही है कि अगर महागठबंधन टूटेगा तो ज़्यादा संभावना है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और VIP पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो किसी तीसरे राजनीतिक मोर्चे का हिस्सा होंगे, जिसकी कोशिश पप्पू यादव लगातार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कन्हैया कुमार भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कन्हैया कुमार भी इस तीसरे राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। तो जाहिर है तस्वीर तकरीबन साफ नज़र आ रही है, या फिर उस संभावित तस्वीर के संकेत मिल रहे हैं। तो यही तस्वीर है और उसी ओर जाती दिखाई दे रही है। महागठबंधन टूटता है तो एक तीसरा राजनीतिक गठबंधन बिहार में बनेगा, उसकी कोशिश लगातार चल रही है। पप्पू यादव की नज़र है महागठबंधन के इस झगड़े पर, कन्हैया कुमार भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यही तस्वीर है जो। लेकिन हम आपसे एक चीज़ और, क्योंकि दर्शक जो भी देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को देखेंगे तभी वो बिहार की राजनीति को समझ पाएंगे, उन्हें ये क्लियर कट आप समझाइए कि जिस तरह से अभी जो सियासत चल रही है और ये गहमा गहमी की क्या कुछ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि इस चीज़ को स्पष्ट जब तक दर्शक भी नहीं जानेंगे तब तक वो भी राजनीति को कैसे समझेंगे। और क्योंकि वो अब एक बहुत बड़ा जो एक CM का कुर्सी होता है उस पर वो बिठाने का काम करेंगे, लेकिन तो वो जब तक इस चीज़ को जानेंगे नहीं कि आखिर इस क्या बातें चल रही है, क्योंकि सीट को लेकर के नहीं है, उनको अपना आम जनता को भी तो देखना चाहिए कि उनकी भलाई के लिए क्या कुछ ये पार्टियां कर रही है। तो आप दर्शक को क्या इस माध्यम से देना चाहते हैं? देखिए जाहिर है हमारे दर्शकों की नज़र होती है और हमारे दर्शक जो है बेहद तेज़ तरार दर्शक हैं। हम जितना समझाते हैं वो समझ जाते हैं और हमारे दर्शक राजनीति की समझ रखते हैं, बिहार के लोग राजनीति की समझ रखते हैं। तो दर्शक भी ये समझ रहे हैं। चुनाव आता है तो हर राजनीतिक दल सियासत की संभावनाओं को तलाशता है। हर व्यक्ति जो टिकट चाहता है वो टिकट के जुगाड़ में होता है। तो इस तरह के जो कई तस्वीरें हैं, जो कई खबरें हैं और कई स्थिति और परिस्थिति है जो बिल्कुल आप कह सकती हैं कि तय है। चुनाव आएगा, वो होना है। टिकटों को लेकर खींचतान होगी, सीटों को लेकर खींचतान होगी, झगड़े सामने आएंगे, बयान सामने आएंगे, कई तरह के कयास सामने आएंगे और वही हो भी रहा है। तो इन कयासों, इन अटकलों से जो कुछ भी छन कर सामने आ रहा है उसको हम अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ कयासों के आधार पर हम बात करते नहीं हैं। जो होता दिखाई देता है या फिर जिसको लेकर तथ्य होते हैं वही हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। और अभी भी हमने दर्शकों, बिहार
की सियासत का जो मौजूदा घटनाक्रम है जी उससे क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, या फिर उससे भविष्य के सियासत के जो संकेत मिल रहे हैं उसको अपने दर्शकों के सामने रखा है, और यही हमारी कोशिश भी लगातार होती है। तो हमारे दर्शक भी समझदार हैं और समझते हैं बिहार की सियासत को। जी, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से अभी, तो जिस तरह से अभी कोरोना वायरस को लेकर के राजनीति चल रही है, तो हमने कोरोना वायरस पे कोई चर्चा ही नहीं की है। हमने तो सिर्फ चर्चा की महागठबंधन को, और महागठबंधन में क्या चल रहा है और एनडीए के अंदर खाने में क्या चल रहा है, तो हमने इस विषय पे चर्चा की है। और आप लोग भी इस विषय में शामिल हैं, क्योंकि हम लोग 2 आदमी देखने को हैं, लेकिन आप भी जो भी इस खबर को देख रहे हैं, चाहे अभी आप लोग देखिएगा, तो आप भी इस खबर में शामिल हैं, क्योंकि आप ही इस चीज को तय कीजिएगा कि कौन किस ओर जा रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप ही के हाथ में सारा कुछ है। और ये हमारे सहयोगी थे अभिषेक मिश्रा जी, सॉरी, और ये इनपुट भी देखते हैं, आउटपुट भी देखते हैं, तो इनके पास में सारी जानकारी रहती है कि बाहर में क्या चल रहा है और अंदर में क्या चल रहा है। तो इन्होंने जो भी इनके पास में जो इनपुट में थी वो हम आपसे साझा कर दिए, लेकिन आप भी इस खबर को पूरी देखिए, क्योंकि जब तक ये पूरा बात को नहीं समझिएगा तब तक कि आप कैसे जानिएगा कि आखिर बिहार के राजनीतिक में क्या चल रहा है। तो हम इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे, और रोज हर एक दिन जो भी खबरें आती है या जो भी ब्रेकिंग चलती रहती है वो चीज़ भी हम आपसे साझा करेंगे, और सहयोगी भी हमारे साथ रहेंगे। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आगे हमारे थोड़ा सहयोगी से भी हम मदद लेंगे कि आप भी थोड़ा जनता को, दर्शकों को, हमारे दर्शक, हमने कहा पहले ही कहा कि हमारे दर्शक समझदार हैं और बेल आइकन दबा रहे हैं, तभी हमें अपने दर्शकों का इतना प्यार, सहयोग और समर्थन मिला है, और करोड़ों हमें व्यूज मिलते हैं, रोज लाखों लोग हमको देखते हैं। तो दर्शकों के इस प्यार और सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।